हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यू टेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है दोस्तों कि असत्य कथन की पहचान करें। कि असत्य की पहचान करें। तो दोस्तों कथन ए दिया गया है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और बी है राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। और सी है कि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों से महल मिले। और डी है महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो हमें असत्य पूछा था। असत्य बी और सी वाले ऑप्शन असत्य हो जाएंगे। और क्यों असत्य हो जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारथी राजा पर पवित्र जल छिड़कता था। तो दोस्तों सारथी क्यों छिड़केगा राजा पर पवित्र जल, तो दोस्तों कौन छिड़केगा, पुरोहित छिड़केगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों पुरातत्वविदों को जनपदों में क्या मिले, बस्तियों में महल मिले। तो दोस्तों बस्तियों में महल कैसे मिल सकते हैं, इसलिए बी और सी असत्य हो जाएंगे। और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में असत्य पूछा था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। बुद्ध के संबंध में असत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और जिन्हें महावीर के नाम से भी जाना जाता था। और बी है कि बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और सी है बुद्ध ने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। और डी है कि बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि बुद्ध के संबंध में क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक तो बात सही बताई जा रही है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है। लेकिन सिद्धार्थ को दोस्तों महावीर के नाम से नहीं, गौतम के नाम से जाना जाता है। महावीर तो दोस्तों कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है। और सिद्धार्थ का अन्य नाम क्या था, गौतम था। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता, गलत हो जाता। और हमें प्रश्न में गलत पूछा गया है, तो इसलिए गलत ही यहाँ पे क्या हो जाता, सही हो जाता। और अगला जो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है इसी से कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में से कौन सा धर्म पुराना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के कौन, सिद्धार्थ, और जैन धर्म से दोस्तों महावीर, वर्धमान महावीर, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करते हैं या संस्थापक कौन है, सिद्धार्थ है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जैन धर्म, तो दोस्तों जैन धर्म के जो वर्धमान महावीर है वो कौन से, 24वें तीर्थंकर थे। और यह दोनों ये क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। तो दोस्तों वर्धमान महावीर से पहले कितने, 23 संस्थापक या 23 तीर्थक कौन, जैन धर्म के और भी रहे होंगे। तो इसलिए कौन सा पुराना हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म पुराना हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों यहीं से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से संस्थापक थे। तो दोस्तों वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों प्रश्न है कि सत्य कथन को चुनें। कथन ए है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। और बी है केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। तब कहीं शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। और आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण
ईंटों का प्रयोग किया जाना, इनके निर्माण में क्या, बाद में ईंटों के प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी, डी, चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, सही वाक्यों को की पहचान करें। तो दोस्तों ये है कि बुद्ध ने पशु बलि पर बढ़ावा दिया या पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों बुद्ध पशु बलि को क्यों बढ़ावा देंगे। और अगला है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और सी है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बुद्ध ऐसा कहते तो वो गृह त्याग क्यों करते, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग क्यों करते। ठीक है, और डी है दोस्तों कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमें पूछा गया था कि सही वाक्य कौन से हैं, तो बी और डी दोस्तों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों हमें मौर्य वंश के राजाओं का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त है। और चंद्रगुप्त के बेटा कौन है दोस्तों, बिंदुसार है। और बिंदुसार के पुत्र कौन है दोस्तों, अशोक हैं। तो जहाँ पे हमें क्या दिया गया हो कि पहले सी और उसके बाद ए और लास्ट में बी हो, तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिखता है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, और दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। तो जो दोस्तों मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। और बी है कि इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला थी। कि जब मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे क्या थे, नगर थे, तो उनमें से दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी 3 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। और सी है दोस्तों तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। और डी है कि दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाला रास्ता पड़ता था। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको मैप में। तो दोस्तों ये पूरा क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का साम्राज्य हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों कथन भी था कि इसके जो प्रमुख नगर थे या इसकी जो प्रमुख राजधानियां थी, इन नगरों की प्रमुख राजधानियां, तो दोस्तों तक्षशिला, उज्जैन और मगध हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन और मगध हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों सी था कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला कहाँ, पश्चिम और या मध्य एशिया में जाने आने का रास्ता था। तो ये भी बात सही है। और चौथे नंबर का ऑप्शन था दोस्तों कि जो उज्जैन है, उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का रास्ता था। तो ये भी सही था। तो दोस्तों इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था कि ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नजराना क्या है। तो पहला कथन दिया गया हमें कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। तो दोस्तों जो कर है, कर कैसे नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, और वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो सके इकट्ठा किया जाता था। और बी है कि नजराने विविध, तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए था, नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता था जो इच्छा से इसे देते थे, जो अपनी इच्छा अनुसार देते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो कथन ए और बी दोनों के दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, कि चंद्रगुप्त के दरबारी मैगस्थनीज जो कुछ उसने देखा उसका विवरण दिया।
उसके संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, कि जब सम्राट क्या जनता के सामने आते थे तो ऐसे अवसर पर क्या शोभा यात्रा निकाली जाती थी और शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। और बी है कि उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। और सी है कि राजा सामान्य तो हथियारबंदी महिलाओं से घिरा होता था, कि जब राजा को बाहर निकाला जाता था पालकी में तो उसके बाहर चारों ओर क्या है हथियारबंदी की ऐसी महिलाएं रहती थी कि जिनके पास क्या है हथियार हैं। ठीक है। और डी है वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश न करें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, अशोक के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया हमें कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, तो बिल्कुल सही बात है। और बी है कि अशोक ने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल ये भी सही बात है। और सी है दोस्तों कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 की ए बी सी और सी तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक अपने एक अभिलेख में बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। और बी है कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, कि कलिंग युद्ध में कितने 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और मुझे अपार दुख हुआ कि जब इतनी घटना हुई या इतना नरसंहार हुआ तो इससे मुझे क्या अपार दुख हुआ। और अगला है दोस्तों सी है कि इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और अब मैं धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। और डी है दोस्तों कि मैं मानता हूँ कि धर्म का माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ए बी सी और डी चारों के चारों सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है ए है कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आगमन के मार्ग पर था। और बी है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और सी है चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। और डी है कि कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। और ई है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की कि ए है कि उज्जैन क्या, तो दोस्तों उज्जैन यहाँ पे है, उज्जैन क्या उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का रास्ता था और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उत्तर पश्चिम बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और बी है दोस्तों कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके क्या मौर्य साम्राज्य में आते थे, तो बिल्कुल सही बात है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसके मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो बी सही हो जाएगा। और सी है दोस्तों कि चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के विचार क्यों लिखे जाएंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में जो दोस्तों विचार होंगे वो किसके होंगे, चाणक्य के होंगे। और चाणक्य का ही दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त था और अगला नाम इनका कौटिल्य था। तो इनके विचार होंगे ना अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त के विचार क्यों लिखेंगे,
ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, तो दोस्तों कलिंग बंगाल का नहीं, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ई अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और हमें सत्य कथन की पहचान करनी चाहिए, तो दोस्तों कथन बी और ई यहाँ पे सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। तो साथियों प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। और बी है कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजारों और हथियार बड़ी संख्या में मिले। और सी है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिले। और डी है दोस्तों, इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई, खेत की जुताई के लिए दोस्तों हलों के रूप में क्या है, फाला मिला। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दोस्तों ए बी सी डी चारों के चारों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आहत सिक्कों के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों कथन ए है कि आहत सिक्के सामान्य तो आयताकार और कभी कभी गोलाकार या गोल होते थे। और बी है कि ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु को चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और सी है इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह चमटे से बनाए जाते थे। और डी है दोस्तों, इसीलिए यह आहत सिक्के कहलाए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी और डी चारों के चारों कथन सत्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। तो दोस्तों प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान करें। तो ए है कि तमिलनाडु में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल कहते थे। और बी है कि ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय दास द्वारा खेती की जाती थी। और सी है दोस्तों, तमिल में हलवाहों को उणवार कहा जाता है या कहते हैं। और डी है दोस्तों, अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए बी सी डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये क्लास 6 की हिस्ट्री से क्या है, सेकंड लास्ट क्लास है। और अगले क्लास में दोस्तों हम क्या कर लेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में आने वाले कल हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये प्रश्न, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों कथन ए है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में दोस्तों इलाहाबाद की अशोक के स्तंभ में क्या है, खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो दोस्तों प्रश्न है, ये ऑप्शन है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद की अशोक के स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और बी है कि इनकी रचना समुद्रगुप्त के बारे में के दरबार के कभी मैगस्थनीज द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। और सी है दोस्तों कि यह एक विशेष किस्म के अभिलेख हैं
में है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और डी है कि यह एक संस्कृत शब्द है कि प्रशस्ति क्या एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है प्रशंसा करना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, हमें प्रश्न में असत्य पूछा जा रहा है, तो दोस्तों असत्य कौन सा हो जाएगा, बी असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, तो दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कौन है, हरिशेन है, और यहाँ पे मेगास्थनीज दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कौन है, हरिशेन, और अगर हम बात करें कि मेगास्थनीज किसके दरबारी थे, ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये किसके थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो इसलिए बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। और जब बी असत्य है, हमें प्रश्न में भी असत्य पूछा गया था, तो असत्य ही सत्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और साथ में वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका यूटेट पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।